सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो कि प्रसारित किया जा रहा आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब का चुनावी भाषण जो बाबा साहब ने यहाँ पर जनवरी 1937 में दिया है और उस भाषण को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। फरवरी 1937 में पहला चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 आने के बाद पहला चुनाव हो रहा है और जिसमें यहाँ पर सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है राजनीति में। और ये प्रतिनिधित्व मिला गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में बाबा साहब के अथक प्रयासों की बदौलत। उसी का पहला चुनाव 1937 में, फरवरी 1937 में होने जा रहा है और यहाँ पर बाबा साहब की पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी की तरफ से कैंडिडेट उतारे गए हैं मैदान में। उन्हीं के समर्थन में बाबा साहब प्रचार प्रसार के क्रम में एक बहुत ही क्रांतिकारी भाषण देते हैं और उसी क्रांतिकारी भाषण को आज हम आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। सामान्य साथियों, कैसे कैंडिडेट चुने जाएं, आखिर कौन से वो मानक होने चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें, और यहाँ तक कि वर्तमान में आपने देखा होगा कि बहुत सारे वोटर्स जो जागरूक नहीं हैं वो बिक जाते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का स्पीच इस बात की तरफ पूरी तरह से फोकस करते हुए भाषण है। हम अगर भाषण को अंत तक सुनते हैं, अंत तक बात करते हैं इस वीडियो को, तो निश्चित रूप से कंप्लीट मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो आइए अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। और इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में पूछा जाएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका जवाब आपके लिए आपको देना बेहद जरूरी है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय ये पद सम्मान के नहीं, कुछ कर दिखाने के हैं। आखिर वो किस पद की बात बाबा साहब कर रहे हैं, आज के ही स्पीच में हम आपको बताएंगे। आज ये द्वितीय भाग है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से। प्रथम भाग लेकर हम कल उपस्थित हुए थे, लेकिन आज द्वितीय भाग लेकर उपस्थित हैं पेज नंबर 5 से 8 तक। शनिवार दिनांक 16 जनवरी 1937 को नागपुर मेल से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रात 8 बजे इगतपुरी पहुंचे। इगतपुरी के लोगों की तथा स्वावलंबन मंडल की ओर से वहां उन्हें फूल मालाएं अर्पण की गईं। और हम सीधे बाबा साहब के स्पीच की तरफ ले चल रहे हैं। जो अवशेष भाग है, इसका एक भाग, आधा भाग जो लेकर, यानी कि प्रथम भाग लेकर हम कल आए थे और आज द्वितीय भाग है। बाबा साहब कहते हैं, प्रिय भाइयों एवं बहनों, उन्होंने लोकल बोर्ड और नासिक म्यूनिसिपैलिटी जैसी स्थानीय स्वराज संस्थाओं में पिछले कई सालों से जिम्मेदारी के काम किए हैं। किसकी बात बाबा साहब कर रहे हैं? आगे के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में अभी कुछ ही देर में हम नाम बताने वाले हैं। पिछले 6 सालों से अपने जिले के लोगों की शिकायतें सरकार के दरबार में पेश कर उनके निवारण का कार्य वे करते आए हैं। अस्पृश्य माने गए समाज के आंदोलन का नासिक जिला केंद्र बना है। 5-6 सालों से इस जिले में कितने आंदोलन हुए, इसकी जानकारी आपको है। इन सभी आंदोलनों में उन्होंने महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी के काम किए हैं, ये आप देखते आए हैं। इन आंदोलनों के कारण कई बार उन्हें मारपीट सहनी पड़ी है, कई बार दंड देना पड़ा है, तो कई बार कारागार जाना पड़ा है और सश्रम कारावास भी झेलना पड़ा है। श्री भाऊराव गायकवाड़ के किए कामों के मद्देनजर ही मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से उनका नाम सुझाया है। यानी कि यहाँ पर बाबा साहब जितना ये विशेषताएं बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, वो भाऊराव गायकवाड़ के लिए हैं, जो कि यहाँ के कैंडिडेट घोषित किए हैं स्वतंत्र लेबर पार्टी की तरफ से बाबा साहब ने। सामान्य साथियों, और क्या कुछ खासियत है, आइए देखते हैं। श्री गायकवाड़ के खिलाफ श्री रामचंद्र रोकड़े खड़े हैं। मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के दौरान वे कहाँ छिपे बैठे थे? जिसे सार्वजनिक सेवा कहा जाए, ऐसा कुछ क्या उन्होंने कभी किया है? लोग बोलने लगे, नहीं नहीं नहीं। ये चिल्लाते हैं लोग। 1935 के इंडिया एक्ट में साफ तौर पर कहा गया है
कि अब के बाद मुंबई विधिमंडल का कामकाज अंग्रेजी में ही होगा। अब आप अपनी कुछ शिकायतें हैं विधिमंडल के सामने रखनी हो तो अब अंग्रेजी में ही रखनी पड़ेंगी, ऐसा नियम बनाया गया है। ऐसे में अपनी शिकायतें अंग्रेजी में रखने वाले जितनी अंग्रेजी क्या श्री रोकड़े जानते हैं? लोग चिल्लाते हैं नहीं जानते, नहीं जानते। रोकड़े द्वारा जो विनती पत्रक जारी किया गया है उसमें वह साफ तौर पर कहते हैं कि मैं किसी भी पक्ष या संस्था की ओर से खड़ा नहीं हूं। अगर रोकड़े किसी भी पक्ष या संस्था की ओर से खड़े नहीं हैं तो उन्हें उनके काम में मदद कौन करेगा? क्या ऐसे इंसान ही की हालत न पशु न पक्षी कहलाने वाले चमगादड़ जैसी नहीं होगी? इससे तो बेहतर था कि रोकड़े सीधे कांग्रेस या तत्समय किसी और पक्ष की ओर से चुनाव में उतरते हैं। न ये ठीक न वह ठीक कि हालत अच्छी नहीं होती। इन सभी बातों के बारे में सोचने के बाद सभी उम्मीदवारों में से विधिमंडल में जाने के लिए लायक कौन है और नालायक कौन है ये ढूंढ पाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि श्री भाऊ साहब गायकवाड़ और श्री रामचंद्र रोकड़े की सार्वजनिक कार्य, बुद्धिमानी, कर्तव्य तत्परता, अनुभव, शिक्षा आदि सभी तरह से सोचा जाना चाहिए। कहाँ राजा कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा कहाँ गंगू तेली, कहाँ हिमालय पर्वत कहाँ कंकड़, कहाँ सोना और कहाँ निक्कल, कहाँ घोड़ा और कहाँ खच्चर। इस तरह के एग्जाम्पल देकर बाबा साहब कहते हैं इतना फर्क दोनों के बीच है, ये बात सूरज की रोशनी जितनी साफ है। इसके बावजूद आप क्यों दुविधा में पड़ते हैं? इसीलिए आप सभी अपने चारों मत श्री भाऊराव गायकवाड़ को ही दें, ये मेरी आपसे विनती है। मुझे पता चला है कि कुछ विरोधकों के प्रचारक कहते फिर रहे हैं कि आप अपने 2 मत श्री गायकवाड़ को दें और 2 मत श्री रोकड़े को दें, क्योंकि दोनों उम्मीदवार अपनी ही जाति के हैं। इस बारे में मैं आपसे साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इस जिले में हमें केवल एक ही उम्मीदवार को चुनकर भेजना है, इसलिए अपने मतों को इस प्रकार बांटकर काम नहीं चलेगा। आपको एक ही जगह के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए दिए गए मतों को इस प्रकार बेमतलब बांटेंगे तो उसमें आपका नुकसान है नहीं, ये तो आत्मघात होगा। ये बात न भूलें। इसी तरह आपके मतों के लिए लोग आपको रुपयों का लालच देंगे, अपना काम निकालने के लिए वे आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको झूठे वादे करेंगे, लेकिन आपको इनमें से किसी की बातों में नहीं आना है। जो बातें यहाँ पर बाबा साहब उस समय कह रहे हैं 1937 में, आज 2023 है और 2023 में क्या बाबा साहब की ऐसी कोई बात है जो आज भी लागू नहीं होती? इन सभी बातों से अनुसरण किया जा सकता है। मार्गदर्शन हम सभी को मिल रहा है और मार्गदर्शन समाज का किया जा सकता है, क्योंकि समाज में आज भी ये समस्या अपनी जगह जस की तस बनी हुई है कि लोग अपने वोट की कीमत को नहीं पहचानते। थोड़े से लालच में आकर कई बार गलत जगह वोट कर देते हैं और 5 साल का शासन सत्ता जो उनके हाथ में हो सकती है वो गंवा बैठते हैं। इसलिए बाबा साहब की इन बातों का बहुत महत्व है। जन जन तक इस तरह की बातों को जरूर हम सभी को पहुंचाना चाहिए, इस वीडियो को शेयर करके। मत का अधिकार आपकी मुक्ति का साधन है। बाबा साहब कहते हैं मुक्ति का साधन आप अगर पैसे के लिए बेचेंगे तो आपके जैसे आत्मघाती, समाजद्रोही और मूर्ख केवल आप ही होंगे। इसीलिए कहता हूं भाइयों और बहनों, किसी हालत में आपको मिला ये अधिकार पैसे के लिए न बेचें, ये मेरी आपसे विनम्र विनती है। कल मैं जब यहाँ आया था तब कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना कि श्री रोकड़े बहुत अमीर हैं, इसलिए उन्हें ही अपने मत दें। इस बारे में मैं आपसे साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि विधिमंडल अपनी अमीरी का प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। वहां गरीब और अमीर का भेद नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का न्याय वहां चलता है। इसीलिए अपने पक्ष की ओर से झगड़ने वाला सड़क का भिखारी वहां अमीरी और ऐशो आराम में लौटने वाला नादान, आलसी और मूक अमीर से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। विधिमंडल के लिए जिस उम्मीदवार को चुनना है उसकी काबिलियत अमीरी में नहीं, उसकी कर्तव्य तत्परता, समाज सेवा और कड़ी तपस्या में आंकी जानी चाहिए। सामान्य साथियों, वर्तमान परिदृश्य में भी अगर चुनाव होते हैं और जब कभी चुनाव हो
तो हमें इन बाबा साहब की इन महत्वपूर्ण बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कैंडिडेट के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि उसकी कर्तव्य तत्परता देखिए, उसकी समाज सेवा देखिए और उसके द्वारा कड़ी तपस्या जो की गई है समाज के लिए, वो भी आपको देखना चाहिए। इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बाबा साहब कहते हैं केवल अमीरी से प्रभावित होने के कोई मायने नहीं है क्योंकि अमीर संभाजी रोकड़े की मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति की विरासत उनके बेटे को मिली है। अमीर ढोंडिया रणखांबे की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति भी विरासत में उनके बेटे को मिली है। बाबा साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अमीर है तो वो खुद के लिए अमीर है, न कि समाज के लिए। समाज का तो भला वही व्यक्ति कर सकता है जो समर्पित व्यक्ति होगा, कर्तव्य परायण होगा, वही कर सकता है जो समाज का दुख दर्द जानता हो। मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति भी विरासत में मेरे बच्चों को मिलेगी। अगर ऐसी ही बात है तो ऐसी अमीरी से हमें आपको क्या लेना देना। कई लोग कहते हैं कि विधिमंडल में बुद्धिमान और कर्तव्य तत्पर लोगों की ही जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मराठा समाज के उम्मीदवार और पहले काउंसलर रहे व्यक्ति की ओर देखकर आप ये बात समझ सकते हैं। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि मराठों का कोई भी गोल पगड़ी पहनने वाला और अज्ञानी आदमी अगर विधिमंडल में जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपका प्रतिनिधि उस तरह का होना नहीं चाहिए। आपका प्रतिनिधि उससे कम 15% अक्लमंद और कर्तव्य तत्पर होना चाहिए। सुना है आपने अपने नासिक जिले में गायकवाड़ और रणखांबे इन 2 कार्यकर्ताओं के होते हुए मैंने भाऊराव गायकवाड़ को ही क्यों चुना, इस बात को लेकर काफ़ी संदेह फैला है। बाबा साहब कहते हैं हमारे नासिक जिले के 2 लोग गायकवाड़ और रणखांबे विधिमंडल में जाने के लिए योग्य हैं। ये बात सही है। इसलिए 4 महीनों से पूर्व दोनों को बुलाकर मैंने साफ साफ बताया था कि आपके जिले की तरफ से विधिमंडल चुनावों में कौन उतरे, इस बारे में आप दोनों आपस में तय कर मुझे बताएं। और मैंने ये भी साफ तौर पर बताया था कि अगर इस बात का निर्णय आप दोनों के बीच आपसी बातचीत से नहीं होता और अगर मुझे इस बारे में फैसला देना पड़े तो मेरा फैसला गायकवाड़ के पक्ष में होगा। ये बात मैंने रणखांबे से भी कही थी, क्योंकि मैंने कहा था कि आप दोनों में से अधिक योग्य कौन है ये हम आपसे अच्छी तरह जानते हैं कि रणखांबे को आगे करने वाले कौन हैं। इसकी कहानी मैं पूरी तरह जानता हूँ, इसीलिए अमृतराव रणखांबे से अधिक मुझे भाऊराव गायकवाड़ योग्य लगे। दूसरी बात यह है कि श्री रणखांबे ने राजी खुशी अपने होशोबास में अपने हस्ताक्षर के साथ खत भेजकर मुझे साफ तौर पर बताया है कि विधिमंडल में नासिक जिले की आरक्षित जगह के लिए श्री भाऊराव गायकवाड़ को ही चुने। ऐसे में श्री रणखांबे को आज श्री गायकवाड़ की उम्मीदवारी में उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मदद करने या कम से कम ना तरफदार रहने के बजाय रणखांबे खुलेआम भाऊराव गायकवाड़ की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। इसे क्या कहें। वैसे देखा जाए तो रणखांबे और रोकड़े घरानों के बीच मेरी जानकारी के अनुसार किसी वजह से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच प्रेम भावना या मित्रता भाव बिल्कुल नहीं था, इसलिए रणखांबे का नाम मैंने विधिमंडल के लिए नहीं सुझाया। इसलिए पिछले कई सालों से भाइयों की तरह रहे गायकवाड़ के खिलाफ जाकर रणखांबे विरोधी गुटों के लोगों के गले मिले और आज तक जो मित्र था उसका विरोध करे, ये न्यायपूर्ण नहीं है। रणखांबे का ये बर्ताव अयोग्य है। नासिक जिले के संगठन में मनमुटाव और बखेड़ा खड़ा करने के लिए श्री रणखांबे ही जिम्मेदार है। भाषण पूरा करने से पहले मैं आप सभी से आग्रहपूर्वक विनती करता हूं कि 17 फरवरी 1937 को मतदाता भाई बहन और अपना खर्चा उठाते हुए या पैदल चलकर पुलिस स्टेशन जाकर अपने चारों मत पृथक मजदूर पक्ष की ओर से खड़े उम्मीदवार भाऊराव गायकवाड़ को ही दें। सामान्य साथियों, 17 फरवरी 1937 का निर्णायक दिन, यहाँ पर बाबा साहब ने विनती की समाज से किस तरह से उन्हें पैदल चलकर या खुद के साधन से जा सकते हैं, किसी के लालच में नहीं आना है, ये बात बाबा साहब ने यहाँ समझाया है। और पहले चुनाव जो वोट पड़ते थे वो पुलिस स्टेशन यानी कि थाने में पड़ा करते थे। यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट हुई। उनकी निशानी है घोड़ा और घोड़े के चित्र के दाहिनी ओर
4 बार कांटे का निशान बनाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नासिक जिले का दौरा कल्पनातीत रूप से सफल रहा। उनके 2 दिन के नासिक दौरे ने खूब हलचल मचाई। नासिक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्री भाऊराव गायकवाड़ ने कुछ अन्य स्पृश्य नेताओं के साथ मिलकर चाय पार्टी दी। श्री भाऊराव गायकवाड़ अपने विरोधियों को हराकर नासिक जिले से चुनाव जीतेंगे, ये बात पक्की है। आखिर अपने संदेश के जरिए डॉक्टर अंबेडकर ने सभी नासिक वासियों को बताया कि आज तक नासिकवासी बंधुओं द्वारा व्यक्त स्वाभिमान, क्रूरता और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा को आज से आगे आने वाली आजमाइश में पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टी को जिताएं। नासिक जिले की ओर से श्री भाऊराव गायकवाड़ को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताना नासिक वासियों का पहला और पवित्र कर्तव्य होना चाहिए। इसका मैं आपको एहसास दिला रहा हूं कि आज मैं जो जिम्मेदारी आपको सौंप कर जा रहा हूं उसे आप निर्भयता पूर्वक निभाएंगे, इसका मुझे पूरा एहसास है। आखिर तड़के मेल गाड़ी से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई लौट आए। इसी के साथ बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण आज यहीं पर समाप्त होता है। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1935 के इंडिया एक्ट में क्या कहा गया है? संक्षेप में आप बता सकते हैं, एक लाइन में भी आप आंसर दे सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतिनिधि और मतदान पर बहुजन समाज को क्या समझाया है और वर्तमान में इसका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आपको बताना है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब हम समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई। सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, रिंग रोड, ग्रीन सिटी फरीदपुर में और सारनाथ वाराणसी में, जो कि जहां पर बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण दिया था, तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ऐसे पावन स्थल पर वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर बनकर जल्द ही तैयार हो, इसके लिए आप भी अपना अमूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आते हैं हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ, इसी आह्वान के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।